उत्तर प्रदेश में चुनाव जोरों से शुरू हो चुके हैं। राजनीतिक दल तमाम तरीके से अपना जीत का दम भरती नजर आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी हो या अन्य मुख्य विपक्षी दल जैसे समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज एवं कांग्रेस सहित तमाम अन्य राजनीतिक दल इस चुनावी समर में पूरी तरीके से मैदान में हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। मेरा नाम है शिबू खान। आप सभी देख रहे हैं वीटीवी इंडिया। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत एवं आभार। संवाद विद शिबू खान में आज हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की वो शख्सियत जो कि समाजवादी पार्टी से वाबस्ता है। फतेहपुर जनपद से बिलोंग, हुसैनगंज विधानसभा, वर्तमान में पूर्व में खागा विधानसभा से विधायक रहे मोहम्मद सफीर जी आज हमारे साथ चर्चा में मौजूद है। मोहम्मद सफीर जी से हम चर्चा में जानेंगे 2022 के चुनावी रण में क्या हथकंडा अपनाने वाले हैं। साथ ही जानेंगे समाजवादी पार्टी जिस दल से वो इस वक्त चुनावी मैदान में है उसकी रणनीति पे, नीतियों पे, पूर्ववर्ती सरकार की योजनाओं पर, वर्तमान के हालात, दशा और दिशा पर। तो आइए परिचय कराते हैं आज के अपने मेहमान से, पूर्व विधायक मोहम्मद सफीर। जैसे जानते हैं उनका परिचय उन्हीं की जुबानी। स्वागत है आपका। शिबू खान जी, सबसे पहले मैं नए वर्ष की आपको और आपके कैमरामैन को नए साल की बधाई देता हूं और आप ही के चैनल के माध्यम से हमारे हुसैनगंज विधानसभा के सभी साथियों को, सर्व समाज के साथियों को मैं नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि सब लोग इस साल में सब लोग खुश रहें, सुखद रहें। यही मेरा आशीर्वाद, मेरी दुआएं हैं लोगों को। मेरा नाम मोहम्मद सफीर, पूर्व विधायक, खागा, हुसैनगंज विधानसभा। तो विधायक जी आइए चर्चा बढ़ाते हैं। वर्तमान में हम बात करेंगे राष्ट्रीय स्तर पे। 2014 में जब कांग्रेस का शासन था और महंगाई थोड़ा सा चरम पे बढ़ी थी। अगर थोड़े से मैं बात करें कि जैसे ही सिलेंडर का रेट 400 कुछ रुपए हुआ था, भारतीय जनता पार्टी उस वक्त की मुखर आलोचक और विपक्षी दल रही है। हो हल्ला मचाना शुरू कर दिया था। स्मृति ईरानी जी का वो वीडियो तो आप सभी ने देखा होगा जिसमें गैस सिलेंडर को सर पे उठा के घूमती फिरती थी। लेकिन आज वही हाल भाजपा में भी हो रहा है। भाजपा में सिलेंडर का दाम 400 से बढ़ के सीधे 1000 रुपए हुआ है। महंगाई का मुद्दा इस चुनाव में कितना असर डालेगा, आप अपने राय से बताइए कि चुनाव में और क्या राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे जैसे किसान का बिल, महंगाई, तमाम तरीके की और बातें कितना असर डालने वाले हैं। साथी पत्रकार बंधु जी, शिबू खान, मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी बहुत शातिर पार्टी है, झूठ बोलने वाली पार्टी है। जब गैस सिलेंडर हमारे यहाँ 350 का मिलता था तो उस समय ये सिलेंडर लेके सड़कों पे उतर जाते थे। आज इनके राज्य में 1000 का सिलेंडर है, 100 पार पेट्रोल है, 90 के करीब जब 100 पार हो रहा था डीजल भी, तो 90 रुपए में ये लोग लाके कुछ वैट कम करके तो 90 रुपए में लेके आए। लेकिन किसान इससे पूरी तरीके से त्रस्त है, डीजल की महंगाई से। डीजल की महंगाई से किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है। जब इनको जुताई करनी होती है तो 350, 1 घंटे में 350 जहां लगा करते थे, आज कम से कम 700 रुपए लेते हैं। और अगर उससे जुताई करें, जैसे कोऑर्डिनेटर आता है उससे जो मट्टी को फिसलता है, आपको मालूम होगा उससे, तो आज उस पे 1000 रुपए घंटा पर घंटा उनको देना पड़ रहा है। सिंचाई महंगी हो गई है, बिजली का बिल बहुत महंगा हो गया है। जब आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बिजली का बिल नए वर्ष की बधाई देते हुए जब उन्होंने बिजली का बिल 300 यूनिट माफ करने की बात की तो भाजपा वालों को मिर्चा लगा है, भाजपा वाले तिलमिलाए हुए हैं। तो इससे ये समझ में आता है कि गरीबों के प्रति इनके दिल में कितनी मोहब्बत है, और इसको मोहब्बत कहें कि नफरत कहें। इनके दिल में जनता के लिए कोई मोहब्बत तो नहीं है, नफरत ही कहा जा सकता है कि जनता के भले के लिए कोई काम नहीं करना चाहते हैं। ये सिर्फ भाजपा वालों का भला चाहते हैं और भाजपा वालों का भला ये 4-4 साल या 5 साल होने वाले हैं, भाजपा वालों का ही भला हुआ है। किसानों का, गरीबों का, नौजवानों का, इनका तो किसी तरह से कहीं पे भला दिखाई नहीं दिया। आज जितनी भी योजनाएं इन्होंने भर्तियों में निकाली, कम से कम 12 परीक्षाएं इन्होंने निकाली और सब की सब इनके पर्चे लीक हो गए। मतलब
तो जैसा कि अभी आपने देखा कि पिछले 1 सालों से किसानों का आंदोलन दिल्ली तमाम अन्य जगहों पर धरना प्रदर्शन के रूप में आंदोलन के रूप में जारी रहा। सरकार ने 3 कृषि कानून बनाए जिन्हें विपक्ष ने खासकर किसान नेताओं ने इसे किसान विरोधी और काला कानून बताया था। हालांकि 1 साल के बाद मोदी सरकार यू टर्न लेकर के अपने केस जो बनाए हुए थे नियम कानून उनको विड्रॉल कराया। तो क्या लगता है कि ये किसान जो कि देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है, किसानों के धरना प्रदर्शन से डर करके, किसानों के आंदोलन से भयभीत होकर, या उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए सरकार ने यह फैसला वापसी कर लिया? किसानों के हित में ये सरकार कभी नहीं रही है। जब से भाजपा सरकार आई है किसान त्रस्त है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जब विपक्ष ही ये मना कर रहे थे कि 3 कृषि कानून जब आप लाएंगे तो किसानों पे बहुत बोझ पड़ेगा और किसानों का हक छीना जाएगा, वो परेशानियों में मुब्तला हो जाएंगे किसान। तो इन लोगों ने कहा नहीं, ये 3 कानून जो हम किसान बिल लाए हुए हैं ये किसानों के लिए बड़ा लाभदायक है। जब किसान मैदान में उतरे, धरना प्रदर्शन किया, समाजवादी पार्टी मैदान में उतरी, हम लोगों ने भी ट्रैक्टर रैली निकाले, प्रदर्शन किए, वहां पे जब 1 साल तक चलता रहा। मैं उन लोगों को संवेदना व्यक्त करता हूं जो कि किसानों के लिए मैदान में बैठे, ठंड में, बारिश में, इनके ऊपर पानी की बौछारें लगाई गई, कील गाड़े गए किसानों के लिए। तो ये किसान हित की सरकार कैसे हो सकती है? और जब इनको लगा कि अब चुनाव आ गया है, किसान हमारे विरोध में जा रहा है, तो इन्हीं लोगों ने किसान बिल लाए और इन्हीं लोग माफी मांगते हुए, तो माफी किस बात की मानना है? लाए तो आप ही थे। किसान तो कह रहा था कि हमको 3 कानून बिल नहीं चाहिए, कृषि कानून बिल नहीं चाहिए हमको, लेकिन लाए आप ही और आप ही माफी मांग रहे हो। तो माफी किस बात की मांग रहे हो? आपने किसान बिल वापस लेके किसानों पे कोई एहसान नहीं किया हुआ है। इस किसान बिल को वापस लेने के लिए 700 किसानों ने जान दी है, जिससे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा है कि अगर हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में 2022 में बनती है तो हम उन परिवारों को 25-25 लाख देने का काम करेंगे। जैसे कि आपने सुना और जाना कि किस तरीके से किसान आंदोलन के सामने सरकार ने घुटने टेके हैं। वैसे देश तमाम तरीके की विचारधाराओं से चलता है। देश में वो लोग ऐसे हैं जो सुविधाएं मांगते हैं, मूलभूत सुविधाएं मांगते हैं, न्याय मांगते हैं, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिलता। लेकिन सरकार जबरन बहुत सारी चीज थोप देती है, जैसे कृषि कानून। हालांकि इस कानून के दौरान प्रदर्शन में तमाम लोगों की जान भी गई है। वीटीवी इंडिया उन सभी मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। सरकार का यह अड़ियल रवैयापन और सरकार की हठ धर्मिता साफ नजर आई है कि किसानों के प्रति कितनी संवेदनशील है। हालांकि अब समय है उत्तर प्रदेश सहित पंजाब और तमाम अन्य 5 राज्यों में चुनाव होने। विपक्षी दल आरोप लगा रहे कि वर्तमान की सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी अपने हित के लिए, चुनावी लाभ पाने के लिए, किसानों का वोट लेने के लिए समय से अपने आप को यू टर्न करी है। लेकिन समय बताएगा कि भाजपा को इसका लाभ मिलेगा भी या नहीं। आइए चर्चा करते हैं उत्तर प्रदेश के हालात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी तो एक वादा और नारा दिया था कि 40 दिन के अंदर या एक लिमिट के अंदर जो माफिया हैं, जो अराजक तत्व हैं, या तो वो जेल में होंगे या प्रदेश से बदर होंगे, बाहर होंगे। लेकिन आज 5 साल पूरे होने वाले हैं। क्या लगता है माफियाओं का जो वादा हुआ था वो कहां तक सही रहा? मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जुमलों की सरकार है। इन्होंने जब चुनाव में वो 2017 में कूदे थे तो इन्होंने कहा था कि हम सारे नौजवान, सारे साथियों को, सारे परिवार को 15-15 लाख रुपए देंगे। इन्होंने बाद में कहा कि ये जुमला है। आज भी जो ये नौजवानों से, किसानों से या जिन लोगों से वादा करते हैं, कल वो भी इनके लिए जुमला साबित होगा। और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में, मैं आपको उत्तर प्रदेश की बात करूं, ये किसानों को धोखा देने का काम किया है। जब किसान रोड पे उतरता है, प्रदर्शन करता है, तो ये लोग गाड़ियों से मार। सवाल माफियाओं पे चल रहा है, जो वादा हुआ उस पे कहां तक कर? अरे भारतीय जनता पार्टी के पास ही तो सारे माफिया हैं। समाजवादी पार्टी के पास में माफिया कहाँ है? आज अगर देखो तो उत्तर प्रदेश में मंत्रियों के पास में जो सोफे पे बाजू में बैठे होते हैं वो सारे माफिया होते हैं। लेकिन इन लोगों के पास कौन सी ऐसी वॉशिंग मशीन है
कि जिस वॉशिंग मशीन में ये डाल के उनको निकाल लेते हैं तो वो साफ सुथरा छवि का हो जाता है, वो माफिया नहीं रह जाता है। और अगर देखें, सच्चाई देखें तो जैसे मैं हुसैनगंज का रहने वाला हूं, अगर हुसैनगंज विधानसभा में आप देखें तो जितना माफिया था, जमीन कब्जा वाला करने वाला था या जो लोग यहाँ पे गुंडाई किया करते थे, वो सारे यहाँ पे भाजपा के सरकार में और सरकार प्रतिनिधि जो हैं उनके बाजू में बैठते हैं। तो माफिया राज खत्म कहाँ हुआ? हाँ, ये सच है कि माफिया राज खत्म नहीं हुआ, लेकिन उनके मंत्रियों के प्रतिनिधियों के बाजू में बैठने वाला है, तो इसलिए वो अब माफिया नहीं रह गया है। माफिया तो उत्तर प्रदेश की सरकार हमारी 12 से 17 तक चल रही थी। कभी आपको किसी वर्ग ने ये कहा होगा कि माफियागिरी ज्यादा है या कहीं पे बलात्कार ज्यादा हो रहे हैं या कहीं लड़कियां छेड़ी गई हों? आज के दौर में हमारे यहाँ हुसैनगंज में देख लीजिए, 5 साल होने को आ गए हैं। यहाँ पे आप सुल्तानपुर घोष है, हमारा हदगाम थाना है और हुसैनगंज थाना है, छूला चौकी है। आप देख लीजिए, अगर तीनों थानों को मिलाएंगे तो कम से कम यहाँ लड़की छेड़ने का और बलात्कार के कम से कम दर्जनों ऐसे मुकदमे हैं, सैकड़ों ऐसे मुकदमे हैं कि जो लोग या तो जेल में हैं या उनको प्रताड़ित किया गया है या उनको जेल भेजा। अगर वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाला है तो वो बचाया गया है, वो चाहे बलात्कार करे चाहे वो लड़की छेड़े, उनके लिए कुछ नहीं। वो माफिया नहीं है, वो बलात्कारी नहीं है, वो छेड़ने वाले लोग नहीं है। छेड़ने वाले लोग तो इनको लाल टोपी वाले दिखाई देते हैं, क्योंकि लाल टोपी वालों से ये डरे हुए हैं। अब इस बार लाल टोपी वाले इनको सबक सिखाने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। उत्तर प्रदेश में चाहे उन्नाव कांड रहा हो, हाथरस रहा हो या तमाम तरीके, लखीमपुर खीरी कांड भी किसी से छुपा नहीं है, तमाम तरीके के ऐसे कांड हुए हैं जो प्रदेश को कहीं ना कहीं शर्मसार यानी शर्मिंदा कर रखा है। एनसीआरबी का जो डाटा सामने आया था, उत्तर प्रदेश अपराध में नंबर 1 प्रदेश माना गया था। इतना सब होने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश के बाद स्मार्ट प्रदेश का लक़ब दिया गया है। उत्तर प्रदेश क्या वाकई में स्मार्ट हुआ है? उत्तर प्रदेश में क्या वाकई में गुंडा राज खत्म हुआ है? उत्तर प्रदेश में क्या इंसाफ साफ सुथरा तौर से देखी जा रही है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे बाजू में सिराथू विधानसभा है और मैं करीब करीब वहां के और यहाँ का हमारा एक वो संबंध है जो आजू बाजू पड़ोस में रहते हैं हम लोग। हमारे यहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं और उप मुख्यमंत्री पे कम से कम 40-45 मुकदमे दायर थे। उन्होंने सरकार बनते ही खुद अपने मुकदमा वापस लिए। हमारे बाबा जी की सरकार है, बाबा जी ने अपने मुकदमे वापस लिए। बाबा जी के ऊपर मुकदमे लग रहे हैं तो माफिया हुआ कौन? अगर होने हमारे जो मुख्यमंत्री हुए उन पे मुकदमे थे तो माफिया कौन था? माफिया तो वह है जिनके ऊपर मुकदमे कायम है। मैं हुसैनगंज से लेके चलता हूँ, कितने लोगों की लिस्ट टॉप 10 में हुसैनगंज थाने से लेके और सुल्तानपुर घोष थाने तक में टॉप 10 की लिस्ट टांगी हुई थी, लेकिन सरकार बनते ही और प्रतिनिधि बनते ही वो लिस्टें हटा दी जाती हैं। तो माफियागिरी तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे कर रही है। यहाँ तो माफिया कोई था ही नहीं, ना है। और ये छुटपुट घटनाएं जो होती रही हैं ये हमेशा होती रही हैं और होती रहेंगी। लेकिन जो इस राज्य में इस कार्यकाल में हुआ है, 2017 से है 22 आ गया है, जो इस कार्यकाल में हुआ है, ऐसी सरकार हम लोगों ने नहीं देखा। इससे देखिए नौजवान जो हमारे यहाँ नौजवान पीढ़ी है वो इस सबसे ज्यादा अगर यहाँ पे बेरोजगार हुई है तो नौजवान पीढ़ी हमारी यहाँ पे इस सरकार में। प्रदेश में बहन बेटियों की बात हो रही है, प्रमुखी के चुनाव में भी चीर हड़ड़ जैसी चीज आपके जनपद में खुद भी थी, अन्य जनपद में भी वारदात हुई हैं। बहन बेटियों की आबरू सुरक्षित नहीं रही है, मौत हुई है। यदि आप सत्ता में आते हैं, समाजवादी पार्टी सत्ता में आती है, तो जिनका चीर हड़ड़ हुआ, जिनका साथ दुर्व्यवहार हुआ है, आप कहां तक उनको इंसाफ दिलाने का काम करेंगे? हाँ, ये बात आपकी सही रही कि अभी हम लोगों ने ब्लॉक प्रमुखी का पंचायत चुनाव जब हो रहे थे तो ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव हो रहे थे तो हमने देखा हमारी बहनों की साड़ियां खींची जा रही थी। लोग वहां हमारा प्रत्याशी नामांकन न कर सके, कट्टा खोस के गए थे, उन पे फायरिंग कर रहे थे। हमारे फतेहपुर में भी ऐसी घटना आई हुई है। एक हमारी बहन थी जो वो नामांकन करने जा रही थी, उसकी साड़ी उतारी गई है। तो भारतीय जनता पार्टी की सामने छवि जो है वो सामने नजर आ रही है कि साड़ी उतारने का काम बहु बेटियों कितनी सुरक्षित है आपके यहाँ, कि आप लोगों ने ही साड़ी उतारने का काम किया, साड़ी खींचने का काम किया, ब्लाउज फाड़ने का काम किया है। तो आपके राज्य में ये जो हुआ है तो इसको क्या कहेंगे हम लोग यही तो कहेंगे। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा कहां तक सही रहा? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा सिर्फ समाजवादी पार्टी ही दे सकती है। ये काम मुलायम सिंह ने किया था,
बेटी बचाने का, बेटी पढ़ाने का काम, फ्री शिक्षा देने का काम मुलायम सिंह जी पे भी तो आरोप था, गेस्ट हाउस कांड आप भूल गए हैं। अरे नहीं नहीं, वो एक घटना थी, अचानक कोई घटना हो जाती है तो उसपे नहीं, और उसमें वो उस तरह की घटना नहीं थी कि जिसको किसी दूसरे एंगल में लिया जाए, वो राजनीतिक घटना थी। और उस समय लोगों को वहां, उस समय मैं था भी नहीं, मैं राजनीति भी उस समय नहीं करता था, इसकी मुझे ज्यादा जानकारी भी नहीं है और मैं इससे कुछ बता भी नहीं पाऊंगा। लेकिन जो मैं आज की कार्यकाल में देख रहा हूँ, 17 से 22 का कार्यकाल जो देखा, मैं विधायक रहा 2002 से 2007 तक, मैं भी विधायक रहा, फिर 2007 में चुनाव लड़ा, इसके बाद में 12 में मुझे मौका मिला, लेकिन हमारे नेता ने किसी और को भेज दिया, मैंने स्वागत किया, उनको भी चुनाव लड़ाया। 2017 में गठबंधन हो गया तो कांग्रेस की प्रत्याशी उतरी, उसमें भी हमारे नेता ने कहा, हमारा टिकट था, उन्होंने कहा कि आप इनको लड़ा के ले आइए और गठबंधन में मजबूरी है कि अब ये सीट आपको देना है, तो उसमें भी मैंने पूरी उनकी मदद की और उनके साथ रहा। और 2017 के बाद 2022 में जब भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पे सरकार बनी है और यहाँ के प्रतिनिधि बने हैं हुसैनगंज के खासकर, तो मैंने देखा तो आजकल तो ये पता चलता है कि कहीं बड़ा विकास हो गया। ये उस दौर में जब 2012 के बाद में 2013 या 14 में शिवपाल सिंह आए थे, तो ये हुसैनगंज से लेके और ये कड़ा मार्ग तक, यहाँ अफोई तक, मैं 46 किलोमीटर लगभग शिवपाल सिंह से मैंने रोड मांगी थी। तो मैंने कहा था कि अभी इस मंच से हदगाम के अंदर आए थे, तो मैंने कहा इसी मंच पे आपको इसकी घोषणा करना होगा, क्योंकि ये रोड हमारे चलने लायक नहीं है और हम लोग त्रस्त हैं। तो उन्होंने मंच पे जब वो बोलना शुरू किए तो मंच पे उन्होंने कहा भी कि मैं पूर्व विधायक मोहम्मद सफीर के कहने पे ये 46 किलोमीटर की रोड स्वीकृत करता हूँ और बहुत जल्द इस पे काम शुरू करवा दूंगा। जैसे वो यहाँ से घोषणा करके गए, 3 महीने के बाद हुसैनगंज से बेला मोड़ तक 13 किलोमीटर उसी 2014 और 15 के बीच में बन गई थी। इसके बाद किसी कारणवश जो सर्वे नहीं हो पाया था, या सर्वे करने में इनको 2 साल लग गया, तो उन्होंने इस रोड को सर्वे करके करते करते जब आया तो 2017 के बाद इसमें काम शुरू हो गया। तो अब भाजपा के लोग सिरा दे रहे हैं इसमें कि वो ये कह रहे हैं कि ये रोड को हमने बनवाया। नहीं, अगर बात करें तो ये आप मेरे सामने ये आप हैंडबुक देख पा रहे हैं, ये भाजपा का सेवा व सुशासन के 4 वर्ष, भाजपा सरकार के 4 वर्ष बीत जाने पे हुसैनगंज विधानसभा की इसमें उपलब्धियां। हुसैनगंज विधानसभा से बताया चले कि क्षेत्रीय विधायक रणवेंद्र प्रताप उर्फ धुन्नी सिंह हैं, जो कि योगी आदित्यनाथ कैबिनेट में राज्य मंत्री भी हैं। उनके द्वारा कराया गया विकास कार्यों का इसमें लेखा जोखा है, सारी चीजें हैं। तो आखिरकार विकास तो हुआ है, क्योंकि इस किताब के अंदर अगर आपको भी मिल सके तो आप लोग भी अवश्य पढ़िए और देखिएगा, विकास के डेवलपमेंट के इस पन्ने में बहुत कुछ दर्शाता है। तो आप कह रहे हैं विकास नहीं हुआ, विकास की इसमें गाथाएं लिखी हैं, तो क्या लगता है ये सब ऐसी ही बातें? भाई मैं हुसैनगंज में रहता हूँ, मैं गली गली गांव गांव जाता हूँ और मेरी ये आदत शुरू से रही है कि मैं 20 साल मुझे राजनीति करते हुए हो गए और मैं हमेशा लोगों के बीच में रहा है, उनके दुख में भी शामिल रहा हूँ, उनके सुख में भी शामिल रहा हूँ। ऐसे भी जब कभी मूड हुआ लोगों से मिलने चला जाता हूँ। अब तो चुनाव आ गया कि रोज हम किसी न किसी गांव जाते हैं, कहीं ना कहीं मिलते हैं। रोडों की हालात ये है, अगर आप हदगाम थाने चले जाइए और हदगाम थाने से संवत तक चले जाइए, अब अगर उस समय, मैं कह रहा हूं कि अगर बीमार बूढ़े मरीज को लेके अगर आप संवत से हदगाम आ रहे हैं तो रास्ते में ही जैसी हालात है उस सड़क की, तो मेरे ख्याल से वो बचने के काबिल तो नहीं रह जाएगा और भी ज्यादा वो बीमार हो जाएगा। दूसरी चीज, अगर महिलाएं वहां से उस रोड पे हमारी चलती हैं, जैसे कभी कभी रात में अचानक 12 बजे तबीयत खराब हुई या बच्चा पैदा होना है, अगर उस रोड से हमारी महिलाओं को लेके हम लोग हदगाम तक भी आते हैं, बच्चा पैदा कराने के अस्पताल तक भी आते हैं, तो मेरे ख्याल से अस्पताल की जरूरत नहीं पड़ेगी, उस रोड पे ही बच्चा पैदा हो जाएगा। वो इतने थक के सवाल ले लीजिए। सरकार ने कहा कि गड्ढा मुक्त सड़क का निर्माण, दूसरी चीज प्रदेश को स्मार्ट प्रदेश, तो आपकी दोनों बातों से विरोधाभास समझ में आ रहा है कि ये दोनों चीजें नहीं है, तो क्या है वास्तविकता? वास्तविकता बता रहा हूँ, मोहम्मदपुर गौती चले जाइए, स्मार्ट नहीं हुआ प्रदेश। स्मार्ट बदहाली के रास्ते में उत्तर प्रदेश चला गया। जब नौजवान त्रस्त है, नौजवान को नौकरी नहीं मिल रही है, किसान को सही उसकी पैदावार की उपज नहीं मिल रही है, किसान की आय 2 गुनी का अन्य का आपने वादा किया था, किसान आज घाटे में जा रहा है। अभी आलू का फसल आया, धान का फसल आई, धान जहां आप लोग कह रहे हो कि 2000 में बिकेगा, धान हमारा बिक रहा है 1100 में बिक रहा है, तो हम लागत हमारी 2700 आ रही है। तो हम विकास की ओर जा रहे हैं कि स्मार्ट सिटी की ओर जा रहे हैं कि हम बदहाली की ओर जा रहे हैं। आज हमारे गरीब परिवार, ऐसे गांव में गरीब परिवार हैं हमारे, जिनके रहने के लिए आप जाके देख लीजिए, एक छोटी सी कोठरी होगी, उस पे छप्पर पड़े होंगे, उनके बच्चों को पहनने के लिए उनके पैर में चप्पल नहीं है, नंगे पैर ठंड में घूमते हैं और हमारे खुशहाल प्रदेश बना जा रहा है।
खुशहाल प्रदेश तो तब हो कि हर गरीब के घर में खुशहाली हो, तब तो खुशहाल प्रदेश बनेगा। और अगर भाजपा भारतीय जनता पार्टी के चंद लोगों के पास में पैसा होगा और चंद लोग 1 करोड़ की गाड़ियों से चलेंगे, चंद लोग फॉर्च्यूनर से चलेंगे, चंद लोग मर्सिडीज से चलेंगे, तो गरीबों का भला नहीं होने वाला है। पूर्व विधायक जी ने जिस तरीके से कहा कि किस तरीके से स्मार्ट होगा प्रदेश जब लोग खुशहाल होंगे, आपको याद दिलाया चले कि उत्तर प्रदेश में पूर्ववर्ती सरकार समाजवादी की थी, अखिलेश यादव सीएम रहे, उन्होंने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश का नारा दिया था, लेकिन बदहाली तब भी थी। हालांकि विधायक जी ने एक बार फिर से स्मार्टनेस और स्मार्ट होने का परिभाषा जो बताया, तो आपको बताया चले कि उत्तर प्रदेश में पूर्ववर्ती सरकार में भी ऐसा नहीं हो पाया था। खैर, बात करें अगर आपके जनपद की और खासकर हुसैनगंज विधानसभा की, चुनावी रण सज चुका है, चुनावी द्वंद्व शुरू हो चुका है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी समाजवादी ने टिकट का अनाउंसमेंट नहीं किया। हर विधानसभा सीट पे 2, 4, 10, 20, 25, 50 प्रत्याशियों की दावेदारी है। ऐसे में क्या लगता है, यदि सरकार पूरी तरीके प्लानिंग कर रही, चूंकि चुनाव बढ़ने के भी आसार दिख रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग पूरी तरीके से तैयार है, और समाजवादी पार्टी का प्रत्याशियों का चयन या घोषणा ना होना, क्या लगता है इस देरी से कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान होगा? देखिए, चुनाव सही समय होने जा रहे हैं, चुनाव कोई बढ़ने वाला नहीं है। कोरोना काल जो फिर से आया हुआ है, तीसरा चरण आया हुआ है, कोरोना काल आता ही रहेगा, तीसरा चरण भी आएगा, चौथा चरण भी आएगा, 5वां चरण भी आएगा। हमको तो नहीं लग रहा कि ये खत्म होने वाला है, लेकिन चुनाव आयोग जो है वो सही समय पे ही चुनाव कराने जा रहा है। उसको देखते हुए हमारी पार्टी में टिकटों पे विचार हो रहा है। हमारे पार्टी में मांगने वाले चाहे 100 लोग हों, हम सब एक हैं। हमारी पार्टी जिसको जिस वक्त प्रत्याशी बना के यहाँ भेज देगी, उसका हम लोग उसी दिन से काम, तो हम साइकिल के लिए अभी भी कर रहे हैं, रोड डेली हम लोग प्रचार में जाते हैं, करीब करीब सारे प्रत्याशी प्रचार कर रहे हैं, हम सब मिल के काम कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन से कोई प्रत्याशी आ जाएगा, उस दिन से उस प्रत्याशी का नाम लेके हम लोग चुनाव मैदान में कूदेंगे। और इस बार हम प्रत्याशी के नाम पे चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं, हम लोग इस समय अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नाम पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और पूरी जनता, यहाँ हमारे हुसैनगंज की नहीं, पूरे प्रदेश की जनता इस बार एकमुष्ट होके सपा की सरकार बनाने जा रही है और समाजवादी पार्टी के साइकिल के नाम पे चुनाव वोट देने जा रही है। इस बार किसी प्रत्याशी के चेहरे पे वोट देने नहीं जा रही है। हुसैनगंज की बात करें तो आपकी लड़ाई या डायरेक्ट फाइट जो होना है वो भाजपा के कद्दावर नेता, वर्तमान के क्षेत्रीय विधायक एवं उत्तर प्रदेश शासन के मंत्री से। कैसी रणनीति और कैसी भूमिका से आप उनसे लड़ाई लड़ने का मादा रखते? आप गद्दावर नेता कह रहे हैं, मैं तो गद्दावर नेता नहीं मानता हूं। जनता जिसको चाहे, जनता जिसको बनाए, वही गद्दावर है, वही लोकप्रिय है। और जनता इस बार बदलाव चाहती है। हर हाल में भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी का जितना भी सिपाही है, सभी वर्ग के लोग, ये समाजवाद है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को यहां से उठा के फेंकना चाहती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में या तो जमीनों पे कब्जा हुए हैं, या तो मकानों पे कब्जा हुआ है, या तो उन पे जबरन वसूली की गई है, या तो किसी पे गांजा लगा के उसको जेल भेजा गया है। आप सत्ता में आते हैं तो कैसे निजात दिलाएंगे इन सब चीजों से? अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है और हमारा कोई भी प्रतिनिधि यहां से जीतता है, जिसको टिकट मिल जाएगा, मैं आज उस पे बात कर रहा हूं कि व्यक्तिगत अपनी उस पे बात नहीं कर रहा हूं, जिसका भी टिकट मिल जाएगा उसको तो विधायक बनाने का काम करेंगे। क्योंकि हमारे लिए सर्वोपरि है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। जिस दिन वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, जितने भी लोग पीड़ित हैं, जिनके साथ हमारे हुसैनगंज की बात मैं करूंगा कि हुसैनगंज में जितने भी लोगों के साथ में अन्याय हुआ है, जिनकी जमीनें कब्जा की गई हैं, जिनके ऊपर अत्याचार किया गया है, उनको न्याय दिलाने का काम समाजवादी पार्टी का एक एक सिपाही करेगा। क्योंकि मैं हुसैनगंज में खास करके देखा हूं, 5 साल होने को आ गया है, जब कभी मैं भी विधायक रहा हूं, अगर धोखे से कोई मुस्लिम समाज का अगर यहाँ पे दरोगा आ गया है, तो यही भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि जो हुआ करते थे, तो ये लोगों में बताया करते थे एसडीएम मुस्लिम है, थानेदार मुस्लिम है। 5 सालों में सारे थानों में मैंने देखा है एक ही जाति के लोग यहाँ पे पोस्ट हुए हैं। और विकास हुसैनगंज में कोई विकास देखने को तो नहीं मिला, लेकिन हमको विकास जैसे सिपाही देखने को जरूर मिले हैं कि जो सिपाही का काम कम
और जमीनों का कब्जा करवाने का काम ज्यादा करते थे जी, क्योंकि उनका उस पर शेयर हुआ करता था। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने यशस्वी एसएसपी साहब का कि उन्होंने इस बार हमारे सुल्तानपुर घोष में ऐसा इंस्पेक्टर भेजा है कि जो वो न्याय पसंद आदमी है, जो कि लोग, मैं वहां गया नहीं, अभी मैं इंस्पेक्टर साहब से मिला नहीं, लेकिन यहाँ के लोगों ने कहा कि भाई उसकी सोच दमदार है और वो काम अच्छा करना चाहते हैं। लेकिन मैंने उन लोगों से कहा कि आप लोग इसी तरह 2-4 बार और तारीफ कर दो, चुनाव आयोग की घोषणा होने से पहले, तिथियां आने से पहले वो हटा दिए जाएंगे, अच्छे आदमी को यहाँ टिकने नहीं दिया जाएगा। चलिए आइए राजनीतिक मुद्दे पे कुछ थोड़े सवाल और बचे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में चुनावी चलन शुरू हो चुका है। वर्तमान की सरकार मुफ्त राशन दे ही रही है, आप देख रहे हैं। हालांकि उसमें तमाम तरीके के भ्रष्टाचार की वानगी साफ नजर आई। समाजवादी पार्टी ने भी ऐलान किया है यदि हम सरकार बनाते हैं तो 300 यूनिट घरेलू बिजली और किसानों को मुफ्त बिजली देने का काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने भी पहले से ऐलान कर दिया है कि महिलाओं को आरक्षण, स्कूटी, टैबलेट का लॉलीपॉप, तमाम तरीके की बातें आई हैं। आम आदमी पार्टी भी बिजली यूनिट में फ्री देने की बात आई। तो ये मुफ्त की राजनीति में सपा और क्या कुछ देने वाली है या मुफ्त की राजनीति ऐसे ही चलाते रहे? देखिए, मैं कांग्रेस की बात तो नहीं करूंगा कि वो क्या देने जा रहे हैं, क्योंकि वो सत्ता में नहीं आने जा रही हैं। जो सत्ता की लड़ाई में है और सरकार बनाने जा रहा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ये मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। हम अपनी ही बात करेंगे। और इस समय मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जिस दिन 1 तारीख को जब हम लोग बधाई देने गए वहां लखनऊ में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, तो उन्होंने 300 यूनिट बिजली फ्री कर दी कि 300। देखो, इसकी योजना भी है समाजवादी पार्टी के पास में, और एक एक योजना गिनाया कि हम किस तरह से 300 यूनिट बिजली फ्री दे सकते हैं। भाई, जब से भाजपा की सरकार आई है बिजली के रेट बढ़ते चले गए हैं, और आज जब हम फ्री देने की बात कर रहे हैं तो इनको करंट लग रहा है, क्योंकि जब ये जनता को करंट दे रहे थे, बिजली का बिल जहां 2600-2700, जहां 1900 आया करता था 2600-2700 आने लगा, और घर का घरेलू जहां 150 आया करता था 600 रुपए आने लगा। तो यहाँ की गरीब जनता, यहाँ टोटल किसान है, हमारा किसान बहुल क्षेत्र है, यहाँ रोजगार है नहीं ना, यहाँ पे कोई फैक्ट्रियां हैं नहीं है। हम लोग यहाँ किसानी करके उस पे ही हम लोग अपन पालन पोषण करते हैं अपने बच्चों का, उसी से पढ़ाते हैं। फीस हम पूरी तरीके से दे नहीं सकते हैं। मैं आपको ये बताऊं कि हमारी सरकार जब बनेगी 300 यूनिट बिजली मुफ्त नहीं करेंगे, फ्री नहीं करेंगे। हम इन्हीं की, अगर हम किसानों के हक की चीज, और किसानों से ही सारी चीज ली जाती है, अगर हम किसानों को देने का काम कर रहे हैं तो ये फ्री कहाँ हुआ? उन्हीं की चीज उन्हीं को वापस करेंगे। और इतना ही नहीं, अभी तो हम अपने बुजुर्ग महिलाओं को हर घर में, जो पहले कभी समाजवादी पेंशन हम लोग 500 रुपए दिया करते थे, इस बार तो हम तिगुना करने जा रहे हैं। घर घर में हम 1500 रुपए बिजली पेंशन देने का काम करेंगे कि किसी के घर में ये मुश्किल ना रहे कि 5 किलो अनाज तो पा गए, और लेकिन सब्जी, तेल, मसाला ये सब कहां से आएगा। हम आप उस घर में 1500 रुपए देने का काम करेंगे, 5 किलो गेहूं देने का काम नहीं करेंगे। और हमारे यहाँ तो हमारे मंत्री जी खाद्य राज्य मंत्री हैं, और जब ये बताते हैं कि हमारे यहाँ कोटा जो है वो पारदर्शिता से चल रहे हैं, यहाँ सारे समाजवादियों के जितने कोटे थे सारे छीन लिए गए हैं और सारे समाजवादियों को बैठा दिया गया। अब जब समाजवादी का आदमी, व्यक्ति जो है वो कोटा चलाएगा, तो जाहिर सी बात है कि सरकार का हानक रहेगा उसके पास में। 25 किलो 5 यूनिट पे 1 यूनिट पहले ही काट लेता है। इसके बाद में 20 किलो जब उसको देता है तो 2 किलो उसमें वजन कम देता है। इसके बाद में जो नमक आया है, अभी 2 महीने के लिए आया है, जिस दिन नोट पड़ गई उस दिन से सारा काम खत्म कर दिया जाएगा, और इसकी वसूली दोगुनी की जाएगी, क्योंकि अभी गेहूं भी फ्री दिया जाएगा, चावल भी फ्री दिया जाएगा, तेल दिया जा रहा है, नमक दिया जा रहा है, चना दिया जा रहा है, और चना भी कैसा चना है, और उसपे अपने फोटो खिंचा। मुझे तो ये तो चुनावी लुभावने वाली चीजें है ना, कि मार्च में खत्म भी तो हो रहा है। जिस दिन नोट डाल दोगे उस दिन से सब खत्म हो जाएगा, और जो आज दे रहे हैं वो कल आपसे वसूल लेंगे। हम जीएसटी के नाम पे वसूल लेंगे। आपको जूता महंगा मिलेगा, 12% जीएसटी कर देंगे कपड़े पे, और 12% कर देंगे जूते पे। इसको तो वसूल हम लेंगे ही लेंगे आपसे, आपको फ्री नहीं दे रहे हैं, आपसे वसूलने का काम भी डबल और ट्रिपल करेंगे हम। क्योंकि वो एक कहावत नहीं है कि अगर रोटी 25 पैसे में है तो उसको 75 पैसे कर दो, तो लोग कहते हैं महंगी हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि जब लोग मेरे पास आएंगे 25% कम कर दूंगा। डबल करने वाली बात तो डबल तो हो ही गया। जब 75 हो जाएगा, जब कहेंगे अच्छा ठीक है 25 पैसे हम माफ करते हैं, तो 50%, यानी डबल हो गई, काम वही हुआ।
लेकिन घुमा के, यानी जनता के बीच में भी बने रहे कि 25% कम कर दिया, 25 पैसे कम कर दिया। क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहे? क्षेत्र की जनता को मैं इस बार 2022 में अखिलेश सिंह को सरकार बनाने के लिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जो आप लोगों ने यहाँ पे संकल्प लिया हुआ है, उत्तर प्रदेश के सारी जनता ने जो संकल्प लिया हुआ है और खासकर हुसैनगंज के लोगों ने जो संकल्प लिया हुआ है कि इस बार हम राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे और बना के ही रहेंगे, तो मैं सारे लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। और अगर हमारी सरकार यहाँ पे बनती है तो हम खाली वो अपना कार्यकाल नहीं गिनाएंगे, झूठे वादे नहीं बताएंगे, दूसरों की बनाई हुई रोडों को नहीं बताएंगे। सारी जितनी भी चौड़ीकरण की रोडें हैं हुसैनगंज में सारी रोडों को बनवाएंगे। उसके बाद में हम यहाँ पे ये चाहेंगे कि हमारे नौजवानों को रोजगार मिले, सरकारी नौकरियां मिले। इसके बाद हम चाहेंगे कि हमारे किसान को खाद की कभी किल्लत न होने पाए, डीएपी यूरिया की किल्लत न होने पाए, क्योंकि डीएपी आप देख रहे हो कि जो 1200 की मिलती थी वो आज 1400 की मिल रही है, यूरिया जो 260 की मिलती थी वो 360 की मिल रही है। और सुबह से ठंड में बैठ के लोगों को लाइन लगानी पड़ती है, उस पर भी किसी को मिली किसी को नहीं मिली, क्योंकि बड़े बड़े माफिया जो हैं भारतीय जनता पार्टी के, ये खाद को रातों रात ट्रैक्टरों में भर के उठा ले जाते हैं और इसको ब्लैक में बेचते हैं। कोई 1500 की बेचता है, कोई 1800 की बेचता है। और अगर भारतीय किसान हमारा इस बार चूका तो यही डीएपी 1800 रुपए की होने जा रही है। 2022 के बाद ये 1800 की आपको देंगे, जो आज एक चना और नमक फ्री दे रहे हैं, इसके बदले यहां से आपको वसूलेंगे। और 5 किलो तो वैसे भी इन्होंने कम कर दिया, 5 किलो तो वैसे भी कम कर दिया। और आने वाली जब हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग छात्राओं को, नौजवानों को लैपटॉप देने का काम करेंगे, क्योंकि अगर हमारी गरीब बेटी गरीब बेटा अगर लैपटॉप पाएगा तो वो आगे इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। और अगर हमारी सरकार बनती है तो हम किसानों की आय को कहेंगे नहीं, लेकिन 2 गुना से ज्यादा करने की क्योंकि जगह जगह मंडियां बनाएंगे, मंडियों में हम अपने भाव तय करेंगे और मंडियों में उससे नीचे हम अपने किसानों का बिकने नहीं देंगे। तो कहीं न कहीं हम ये सरकार, समाजवादी पार्टी सरकार जो है वो किसानों के हित में सोचने वाली सरकार है, किसानों के लिए काम करने वाली सरकार है, नौजवानों के लिए काम करने वाली सरकार है, बेटियों के लिए काम करने हमारी सरकार थी। हम उस समय 30,000 हर बेटी को देते थे, वो चाहे आगे पढ़े और चाहे उसके शादी में भी इस्तेमाल हो जाता था। तो हम बेटियों को आगे बढ़ाने का और पढ़ाने का भी काम करेंगे, जिससे हमारी पीढ़ी अच्छी हो, हमारे नौजवान साथी अच्छे हों, किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े, पकौड़ा तलने वाली बात नहीं करेंगे, रोजगार और नौकरियां, सरकारी नौकरियां देने का काम करेंगे, जिससे देश का भविष्य जो नौजवानों के हाथ में है ये उज्जवल हो। और हमारी यही शुभकामनाएं होंगी देश की जनता के लिए और खासकर हुसैनगंज के लोगों के लिए कि अगर आप पारदर्शिता और अच्छी सरकार, अच्छा प्रतिनिधि चाहते हैं कि आपका अगर क्षेत्र में अच्छा नेतृत्व करता है, सभी समाज को, सर्व समाज को साथ में लेके चलने वाला प्रतिनिधि चुनिए। और ऐसे सरकार को मत चुनिए कि जो अपना भला चाहता हो, अपनी जेब भरना चाहता हो, अपने बच्चों के लिए बड़ी बड़ी गाड़ियां लेना चाहता हो, लोगों की जमीनों में नजर रहती हो, लोगों के अभी तो जमीनों में नजर रहती, आने वाला वक्त अगर आप लोगों ने धोखा खाया, अगर आप लोगों ने मौका दिया तो वो मकानों का कर आपसे लेना शुरू कर देंगे, मकानों पे कब्जा करना आपके शुरू कर देंगे। इसीलिए मैं आप लोगों से खासकर अपील है, हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि इस बार कोई इस तरह की गलती न हो पाए कि जिससे भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करने वाला ऐसा व्यक्ति बैठ जाए कि जो आप ही लोगों से जीते और आप ही लोगों को लूटे। मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही अपील करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। संवाद शिबू खान में ये थे समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता एवं पूर्व विधायक मोहम्मद सफीर। मोहम्मद सफीर इस वक्त हुसैनगंज विधानसभा से सपा के आवेदक प्रत्याशी हैं। हालांकि अभी सपा ने टिकट फाइनल नहीं किया है, लेकिन आने वाला समय तय करेगा कि इस बार जनता किसे अपना प्रतिनिधि या मुख्यमंत्री चुनने वाली है। नतीजा जो भी हो, लेकिन हमारी शुभकामना यही है कि देश हित में हो, प्रदेश हित में हो, आम जन हित में हो। एक बार फिर से वीटीवी इंडिया के दर्शकों का बहुत बहुत आभार। वीटीवी इंडिया हमेशा से ही दबे कुचले, शोषितों, वंचितों की आवाज उठाता रहा है।